क्या होता है लो बैक पेन? तो बैक पेन इज एन एक्सट्रीमली कॉमन ह्यूमन फिनोमिना। 80% person will experience बैक पेन। बैक पेन होने का कारण क्या है? तो स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक यूजेस ऑफ बैक पेन। बैक पेन ट्यूमर की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, या किसी कोई और डिजीज़ की वजह से भी बैक पेन हो सकता है। और इसके कारण हो सकते हैं कॉन्जेनिटल यूजेस, मतलब किसी को जन्म से कोई बीमारी है तो उसकी वजह से भी बैक पेन हो सकता है, जैसे स्पाइन बाइफिड, मतलब स्पाइन दो भागों में विभाजित हो, लंबर स्क्लेरोसिस, मतलब रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन जैसे कि सी शेप में होती है, एस शेप में होती है, और स्पेंडोलाइटिस, वर्टिब्रा में जो कमजोरी हो जाती है या स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है उसको बोलते हैं स्पेंडोलाइसिस। और ट्रॉमेटिक यूजेस, कोई ट्रामा या कोई एक्सीडेंट की वजह से स्ट्रेन आ गया हो उसकी वजह से, वो या प्रोलेप्स्ड डिस्क, मतलब डिस्क थोड़ी सी बाहर निकल जाती है वर्टिब्रा के अंदर से, जिसकी वजह से भी पेन हो सकता है। और रहते इन्फ्लामेटरी यूजेस, किसी इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जो होता है वो हमारे लंग्स के साथ साथ हमारी रीढ़ की हड्डी को भी कमज़ोर करता है, उसकी वजह से भी को पेन हो सकता है। और एंक्लोसिंग स्पेंडोलाइटिस, ये एक प्रकार की ऑर्थराइटिस होती है जो वर्टिब्रा को कमज़ोर करती है। उसके बाद आता है डीजनरेटिव यूजेस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो बोन को डीजनरेटिव करता है, कमज़ोर करता है, जैसे गिर जाती है बोन या कमज़ोर हो जाती है। और मेटाबॉलिक यूजेस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर भी बोन जो होती है वो कमज़ोर होने लग जाती है। और ऑस्टियोमेलेसिया, इसके अंदर भी बोन जो होती है वो कमज़ोर होने लग जाती है। और न्यूप्लास्टिक मतलब जैसे कि बिनाइन, जो शरीर में एक गार्ड बन जाती है, जो कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, उसके अंदर कोई कैंसर नहीं होता है, लेकिन एक गार्ड होती है, उसकी वजह से पेन हो सकता है। और मैलिग्नेंट, ऐसी गार्ड, मैलिग्नेंट मतलब ऐसी गार्ड जो कैंसर युक्त होती है। अब आता है हिस्ट्री। एज, मतलब बैक पेन इज अनकॉमन इन चिल्ड्रन बट प्रेजेंट आफ्टर ऑर्गेनिक डिजीज, मतलब बच्चों के अंदर जो पेन है वो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिक डिजीज हो गई है तो फिर बच्चों के अंदर भी हो सकता है। और एडोलिसेंट मतलब किशोरावस्था में पोस्चरल एंड ट्रॉमेटिक लिगामेंट एंड मसल्स इंजरी, मतलब पोस्चरल एंड ट्रॉमेटिक इंजरी हो सकती है, जैसे लिगामेंट इंजरी या मसल्स इंजरी हो सकती है। और स्पॉन्डिलो आर्थोपैथी की वजह से भी एडल्ट के अंदर बैक पेन होता है। और प्रोलैप्स डिस्क की वजह से, प्रोलैप्स डिस्क का मतलब ये होती है कि वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क होती है वो थोड़ी सी बाहर आ जाती है, उसको प्रोलैप्स डिस्क बोलते हैं। फिर आता है जेंडर के हिसाब से अगर देखा जाए तो बैक पेन मोर कॉमन इन वुमेन आफ्टर प्रेगनेंसी, मतलब वुमेन के अंदर आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद बैक पेन देखने को मिलता है। दिस ड्यू टू एक्सेसिव वेट, ज़्यादा वेट होने की वजह से भी बैक पेन देखने को मिल सकता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज कम होना, लीडिंग टू पुअर मसल टोन, एक्सरसाइज कम होने की वजह से मसल टोन कमज़ोर हो जाती है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से भी बैक पेन हो सकता है। मैन ड्यू टू ओबेसिटी एंड बैड पोस्चर, और बैड पोस्चर की वजह से मैन के अंदर भी बैक पेन हो सकता है। ऑक्यूपेशन, मतलब क्या काम करता है, कहीं बैठने का काम तो नहीं है, या डेली लाइफ स्टाइल में क्या काम है, उसके हिसाब से भी पेन हो सकता है। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, डेली एक्टिविटी इज रूटीन, sedentary job are more vulnerable to back pain. Common in surgeon, dentist, मैनुअल वर्कर, ड्राइवर और कंप्यूटर प्रोफेशनल्स, मतलब सर्जन के अंदर भी ज़्यादा देखने को मिलता है, डेंटिस्ट जो होते हैं उनके अंदर, और मैनुअल वर्कर उनके में भी पेन देखने को मिलता है, ड्राइवर को
ज़्यादा सीटिंग रहती है और कंप्यूटर प्रोफेशनल को भी ज़्यादा सीटिंग रहती है, जिसकी वजह से भी बैक पेन हो सकता है। पास्ट हिस्ट्री की वजह से भी हो सकता है, जैसे पास्ट हिस्ट्री फ्रॉम स्पाइनल डिजीज़ के अंदर कोई पुरानी बीमारी की वजह से ट्रॉमेटिक एंड इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, कोई ट्रॉमेटिक और इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो तो। फीचर्स ऑफ पेन लोकेशन। पेन में बी लोकेटेड इन लोअर, मिडिल और अपर बैक, मतलब लोअर बैक में भी हो सकता है, मिडिल बैक में भी हो सकता है और अपर बैक के अंदर भी बैक पेन हो सकता है। डिस्क प्रोलैप्स एंड डिजनरेटिव स्पेंडोलाइसिस, मतलब डिस्क प्रोलैप्स की वजह से भी बैक पेन हो सकता है। इन्फेक्शन एंड ट्रामा अकर इन डोर्सोलम्बर स्पाइन, अगर डोर्सोलम्बर स्पाइन के अंदर कोई इन्फेक्शन या ट्रॉमा हो जाता है तो उसकी वजह से भी बैक पेन हो सकता है। ऑन सेट ट्रॉमेटिक पैथोलॉजी, कोई ट्रॉमेटिक पैथोलॉजी की वजह से डिस्क प्रोलैप्स, ये हमने पहले बात कर ली है। रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए भी हमने पहले बात कर ली है, इनकी वजह से पेन हो सकता है। और लोकलाइजेशंस ऑफ पेन अराइजिंग फ्रॉम अ टेंडन और मसल्स इंजरी, मतलब पेन जो होता है वो टेंडन और मसल्स इंजरी से आता है। ओरिजिनेट डीप स्ट्रक्चर, और डीप स्ट्रक्चर के अंदर से भी आ सकता है। पेन रेफर टू लोअर लिम्ब साइटिका नमनेस और टिंगलिंग, पेन जो होता है वो लोअर बैक के अंदर से लोअर लिम्ब के अंदर भी जा सकता है, इसमें सियाटिक नर्व की वजह से। प्रोग्रेस ऑफ पेन in traumatic condition, acute pain maximum at onset and then gradually subdivide over day and week, मतलब ट्रामेटिक पेन जो होता है वो कुछ दिन के अंदर बॉडी के अलग पार्ट के अंदर भी फैल सकता है। इन डिस्क प्रोलैप्स पेन रिमिशंस एंड एक्सिवेशन, मतलब पेन कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है इन डिस्क प्रोलैप्स के अंदर। और फिर आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर पेन ड्यू टू इन्फेक्शन टेक प्रोग्रेसिव कोर्स, मतलब इसके अंदर पेन बढ़ता जाता है। ट्यूमर एंड इन्फ्लेमेशन, ट्यूमर और इन्फ्लेमेशन के अंदर एडवर्स पेन जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है। एक चार्ट है, इसके अंदर हम समझ सकते हैं जैसे ट्रॉमेटिक जो पेन होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, और डिस्क प्रोलैप्स जो पेन होता है वो कभी कम होता है तो कभी बढ़ जाता है, और रेगुलर ऐसा भी रह सकता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर पेन कभी बढ़ता है तो कभी कम हो सकता है, या पेन वैसा का वैसे ही भी रह सकता है। ट्यूमर एंड इन्फ्लेमेशन के अंदर पेन हमेशा बढ़ता जाता है। रिलीविंग एंड aggravating factor, all back pain which have inflammatory component are worse in morning, मतलब मॉर्निंग के अंदर बैक पेन जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। सीवर बैक पेन एट नाइट डेट रिस्पॉन्ड टू टेबलेट ऑफ एस्प्रिन, मतलब रात के समय में वो एस्प्रिन टेबलेट की तरह वो रिस्पॉन्स देता है। बैक पेन विथ रेडिएट इनिटिएट ऑन वॉकिंग और स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग, मतलब ज़्यादा चलने और ज़्यादा बैठने से पेन जो है वो रेडिएट हो सकता है। इसके अब क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, तो स्टिफनेस आपको देखने को मिल सकती है बैक के अंदर, और परमानेंट सिम्टम्स इन पेन ड्यू टू स्पेंडोआर्थराइटिस ईयरली इन मॉर्निंग, मतलब परमानेंट स्टिफनेस देखने को मिलेगी आपको सुबह के समय में स्पेंडोआर्थराइटिस के अंदर। पेन इन अदर जॉइंट, पेन स्वेलिंग ऑफ जॉइंट अटैचमेंट ऑफ टेंडन ऑफ बोन, मतलब जो टेंडन अटैचमेंट रहते हैं अलग दूसरे जॉइंट से, उनके अंदर भी आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, पैरास्थेसिया, नमनेस, वीकनेस और लेसन ऑफ नर्वस टिश्यू, मतलब आपको झुनझुनी देखने को मिल सकती है,
नमनेस मतलब आपको सूनपन देखने को मिल सकता है। वीकनेस मतलब आपको कमजोरी देखने को मिल सकती है। एक्स्ट्रा स्केलेटन सिम्टम्स, एब्डोमिनल कंप्लेन मतलब पेट से रिलेटेड कोई कंप्लेन हो सकती है। यूरोजेनिटल कंप्लेन मतलब किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। गायनोकोलॉजिकल कंप्लेन मतलब गायनोकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और अब फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब आप फिजिकली हम कैसे एग्जामिन कर सकते हैं। इन स्टैंडिंग पोजीशन नॉर्मल होनी चाहिए। अ पर्सन स्टैंड इरेक्ट विद द सेंटर ऑफ द ऑक्सीपिट इन लाइन विद द नेटल क्लेफ्ट मतलब जो ऑक्सीपिट लाइन जो होती है वो बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। शोल्डर आर सम लेवल, जो शोल्डर होते हैं वो दोनों बराबर लेवल में होने चाहिए। लंबर होलो आर सिमेट्रिकल्स एंड पेल्विक स्क्वायर, जो लंबर होल जो होते हैं वो दोनों भी बराबर होने। टेंडरनेस इंडिकेट लिगामेंट और मसल्स टियर, टेंडरनेस जो देखने को मिलती है लिगामेंट और मसल्स टियर के अंदर आपको टेंडरनेस दिखेगी। देयर में बी ट्रिगर पॉइंट और टेंडर मॉड्यूल इन केस ऑफ फाइब्रोसिटिस मतलब आपको ट्रिगर पॉइंट बने हुए दिख सकते हैं। और स्वेलिंग कोल्ड एब्सेंस में भी प्रेजेंट इंडिकेट ट्यूबरकुलोसिस मतलब आपको पस से भरी कुछ घाटे हो सकती है। रेंज ऑफ मूवमेंट, लिमिटेशंस ऑफ मूवमेंट इन ऑर्गेनिक डिजीज ऑफ स्पाइन मतलब जो आपके जो जॉइंट की जो मूवमेंट की जो लिमिट है वो कम हो सकती है। इन लाइन डाउन पोजीशन मतलब स्ट्रेट लेग अराइजिंग टेस्ट, ये एक टेस्ट होता है। द टेस्ट डिटेक्ट नर्व रूट ऑफ कंप्रेशन, नर्व रूट के कंप्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट होता है। SLRT। तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं तो सेंसेशन, मोटर पावर, रिफ्लेक्स एग्जामिनेशन ऑफ लोअर लिम्ब से हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। पेरिफेरल पल्स और एब्डोमिनल, रेक्टल और वेजाइनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। एडजस्टमेंट और जॉइंट का एडजस्टमेंट अपन देख सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन, रेडियोलॉजी कल जैसे हम एक्सरे करके हम लंबोसेक्रल स्पाइन एपीयू लेटरल व्यू में हम देख सकते हैं। यूजफुल फॉर डायग्नोसिंग मेटाबॉलिक इन्फ्लेमेटरी एंड न्यूप्लास्टिक कंडीशन, न्यूप्लास्टिक कंडीशन में हम जो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है वो देखने को मिल सकता है। MRI, CT स्कैन एंड बोन स्कैन करवा के हम इसका टेस्ट कर सकते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं इसमें मेलिग्नेंट या कोरोनिक इन्फेक्शन और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का पता चल जाएगा। इलेक्ट्रोमायोग्राफी, EMG, नर्व रूट कंप्रेशन को हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी करवा के चेक। अब आता है इसका ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले को बेड रेस्ट करनी पड़ती है। बेड रेस्ट मोर देन 2 से 3 वीक, 2 से 3 वीक की हमको बेड रेस्ट करनी पड़ सकती है। और ड्रग्स मेनली एनाल्जेसिक्स देते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं और मसल्स रिलैक्सेंट ड्रग्स हम इसके अंदर दे सकते हैं। और फिजियोथेरेपी से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। हॉट पैक, HWD, अल्ट्रासाउंड, MWD और एक्सरसाइज ऑफ स्पाइन की एक्सरसाइज करवा कर भी हम पेन कम कर सकते हैं। ट्रैक्शंस समटाइम हेल्प इन फोर्सिंग द पेशेंट टू रेस्ट ऑफ द बेड मतलब हम ट्रैक्शन देकर भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एजुकेशन, दिस इंक्लूड education to avoid straining the back activities of daily living such as sitting, standing, weight and lifting मतलब ज़्यादा बैठना और खड़ा होना और वेट लिफ्टिंग के बारे में सही से हम एजुकेट कर सकते हैं पेशेंट को। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा बैक पेन। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो और नोट्स अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। धन्यवाद।